नहीं पर समझ की सुंदर काया है। Born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered। हम आज औद्योगिकरण के दौर में जी रहे हैं। भौतिक वस्तुओं को पाने की इस अंधी दौड़ में हम लगातार अपनी प्रकृति और मूल संसाधनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। औद्योगिकरण से जहां हमें लाभ हुए हैं, वहीं हमें इसकी बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी है। भोपाल गैस कांड औद्योगिकरण से होने वाले नुकसान का सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसमें हजारों लोगों की मौत हुई थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप भट्ट और आप सुन रहे हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड, द नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, यानी राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। भोपाल गैस आपदा में अपना अस्तित्व खो चुके हजारों लोगों की याद में आज ही के दिन यानी 2 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। भोपाल गैस कांड की घटना 1984 में 2 दिसंबर की रात ही घटी थी। इस रात यूनियन कार्बाइड केमिकल प्लांट से जहरीले रसायन मिथाइल आइसोसाइनेट या MIC के साथ और भी कई रसायनों का रिसाव होने लगा और जल्दी ही इसने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। रिपोर्टों के अनुसार 5 लाख से ज्यादा लोगों को मिथाइल आइसोसाइनेट ने तुरंत प्रभावित किया और 2259 लोगों की कुछ ही घंटों में मृत्यु हो गई। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने घटना में जान गंवा चुके लोगों की संख्या 3787 बताई। ये संख्या बढ़ती गई और अगले 72 घंटों में 8 से 10 हजार मौतें यूनियन कार्बाइड केमिकल प्लांट की लापरवाही से हुई। बाद में गैस से फैली विकृतियों के कारण 25,000 लोग मारे गए। भोपाल गैस कांड विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक प्रदूषण आपदा है। इस प्रकार के हादसों से निपटने के लिए भविष्य में गंभीर आपातकालीन उपायों की जरूरत है। साथ ही औद्योगिक क्षेत्र के ऊपर लगाम लगाने की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। यूनियन कार्बाइड केमिकल प्लांट में हुई इस घटना के लिए कंपनी कई मामलों में जिम्मेदार है। कंपनी ने जिस गैर जिम्मेदाराना तरीके से लाखों जिंदगियों को दांव पर लगा दिया, वो औद्योगिकरण का एक डरावना रूप है। कंपनी ने MIC का कई छोटे ड्रमों की जगह बड़े टैंकों में भंडारण किया था। साथ ही उन्होंने कम जहरीली गैसों की जगह खतरनाक रसायन MIC का उपयोग किया था। कंपनी ने जहरीली गैस का संरक्षण भी बहुत ही कमजोर ढंग से किया था। जबकि प्लांट में 1980 में उत्पादन बंद हो गया था। तमाम खराबियों में पाइपलाइनों की सफाई और बाकी सुरक्षा प्रणालियों में खराबी भी शामिल है। ऐसे ही हादसों में 1979 में अमेरिकन न्यूक्लियर पावर स्टेशन में हुई द 3 माइल आइलैंड ट्रेजेडी भी गिनी जाती है। इसी के कुछ साल बाद 1986 में यूक्रेन में चेर्नोबिल डिजास्टर हुआ। भारत में भोपाल गैस हादसे के तुरंत बाद दिल्ली में श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कॉम्प्लेक्स में ओलियम गैस रिसाव की घटना हुई। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस औद्योगिक प्रदूषण से निपटने के लिए गंभीर है। इस दिन औद्योगिक हादसों के नियंत्रण को मैनेज करने पर जोर दिया जाता है। साथ ही औद्योगिकरण से जल, वायु और भूमि पर होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने पर भी ध्यान दिया जाता है। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने गंभीर कानून बनाए हैं। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के दिन कोशिश की जाती है कि लोगों और खास तौर पर औद्योगिक संस्थाओं का पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट्स की ओर ध्यान खींचा जाए। भारत सरकार ने वाटर एंड एयर एनवायरनमेंट एक्ट
हैजार्डियस वेस्ट रूल्स, केमिकल एक्सीडेंट्स रूल्स, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन सहित और भी कई नियम समय समय पर पास किए हैं। इन सभी नियमों के पालन पर नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नजर रखता है। ये देखते हैं कि जो तकनीकें उद्योगों में उपयोग हो रही हैं, वो वातावरण से कैसा व्यवहार रखती हैं। उद्योगों पर कड़ी नजर रखने के लिए महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी महाराष्ट्र सरकार का अपना बोर्ड है। ऐसे ही कई प्रयास हैं जो सरकारें लगातार वातावरण में प्रदूषण नियंत्रण के लिए कर रही हैं, लेकिन ये सबसे पहले उद्योगों के ऊपर है जिन्हें इन प्रयासों को सम्मान देना है और औद्योगिकरण की अंधी दौड़ में न जाकर अपने वातावरण की ओर भी ध्यान देना है। बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड की हमारी पहली हस्ती ने छोटी उम्र में बहुत बड़ा कारनामा दिखाया है। उनके जैसा साहस कम ही लोगों को मिलता है। उन्होंने बहुत ही युवा उम्र में पहले विश्व युद्ध के दौरान रॉयल फ्लाइंग कोर्स को अपनी सेवाएं दी हैं। इसके बाद उन्होंने रॉयल एयरफोर्स में भी काम किया। उन्हें एयरफोर्स में अपनी सेवाएं देने के लिए फ्लाइंग क्रॉस से भी नवाजा गया। उनका नाम है इंद्रलाल रॉय। भारत के फेमस पायलट इंद्रलाल रॉय 1898 में आज के दिन कलकत्ता में जन्मे थे। उनके पिता लोक अभियोजन में निदेशक थे, जिन्होंने उन्हें पढ़ने के लिए लंदन भेजा। पहले विश्व युद्ध के दौरान वो पॉल स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। 1917 में जब वो 18 साल के थे, तब रॉयल फ्लाइंग कॉर्प्स में शामिल हो गए। प्रतिभावान रॉय 3 महीने में ही सेकंड लेफ्टिनेंट बन गए। फ्रांस में कुछ समय फ्लाइंग ट्रेनिंग के बाद उन्हें अक्टूबर 1917 में पहली पोस्टिंग मिली, लेकिन जहाज में हुई दुर्घटना के कारण वो 2 महीने बाद चोटिल हो गए। चोट के कारण उनका समय मुश्किल में बीता, क्योंकि वो जंग के मैदान में जाना चाहते थे। ये मौका रॉय को आगे चल के मिला। – 1918 मई में फिट होकर वो ड्यूटी पर वापस लौटे। अब की बार उनकी पोस्टिंग स्क्वाड्रन फ्रांस में हुई। इस दौरान उन्होंने 14 दिनों में 9 जर्मन जहाजों को गिराया। ये उनके युवा जोश और साहस का ही कमाल था, लेकिन लड़ाई के मैदान में उनके ये शुरुआती दिन जीवन के आखिरी दिन साबित हुए। जर्मन फॉकर एयरोप्लेन से लड़ाई में वो 22 जुलाई को मारे गए। उनके साहस को सलाम करते हुए उन्हें मरणोपरांत फ्लाइंग क्रॉस दिया गया। ये सम्मान प्राप्त करने वाले वो पहले भारतीय भी हैं। वो एयरफोर्स में एस थे। एस बनने के लिए पायलट को दुश्मन के 5 जहाजों को गिराना पड़ता है। वो भारत में बहुत से युवाओं के लिए प्रेरणा बने रहे। उनके रिश्तेदार सुब्रतो मुखर्जी बाद में फाइटर पायलट बने और बाद में भारतीय वायुसेना में पहले इंडियन चीफ ऑफ एयर स्टाफ भी बने। हमारी ओर से रॉय साहब को अ ग्रेट इंडियन सल्यूट। दवाइयां विज्ञान का मानवता को दिया हुआ अनमोल तोहफा है। हमारी अगली हस्ती विज्ञान के ही क्षेत्र से है। वो भौतिकी और रसायन विज्ञान में बहुत से नए तरीकों की खोज के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने ही अणुओं की संरचना का अध्ययन करने के लिए इलेक्ट्रॉन और एक्सरे विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन का तरीका उपयोग किया। हम बात कर रहे हैं इजाबेला काले की। 1921 में उनका जन्म आज ही के दिन मिशिगन अमेरिका में हुआ। स्थानीय स्कूल में पढ़ते हुए उनकी रुचि रसायन विज्ञान की ओर बढ़ी। विज्ञान की शिक्षिका ने उनकी रुचि को जाना और उन्हें विज्ञान की राह पर जाने दिया। आगे की पढ़ाई में इजाबेला को यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से पूरी छात्रवृत्ति मिली और उन्होंने यहीं भौतिक और रसायन विज्ञान का गहन अध्ययन किया। उन्नीस साल की उम्र में वो विज्ञान से स्नातक हुई। उनके पढ़ने का क्रम जारी रहा
और उन्होंने मास्टर इन साइंस पूरी करने के बाद PhD भी की। रसायन विज्ञान के छात्र जेरोम कार्ले से उन्होंने शादी की। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इजाबेला ने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम किया, जहां उन्होंने प्लूटोनियम ऑक्साइड युक्त मिश्रण से प्लूटोनियम क्लोराइड निकालने के तरीके को विकसित किया। प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद वो एन आर्बर आ गईं और रसायन विज्ञान की पहली महिला टीचर बनी। पढ़ाने के दौरान उनका स्थानांतरण नेवल रिसर्च लेबोरेटरी यानी NRL में हो गया, जो वॉशिंगटन DC में स्थित है। उनके पति भी विज्ञान को अपना योगदान देते हुए उनके साथ ही रहे। नेवल रिसर्च प्रयोगशाला में उनकी प्रतिभा का विकास हुआ और इजाबेला ने इलेक्ट्रॉन विवर्तन द्वारा रासायनिक विश्लेषण में काम शुरू किया। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उन्होंने बेहतर उपकरण का आविष्कार किया। साथ ही उन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का भी अध्ययन किया। 1963 में उनकी रिसर्च सिंबॉलिक एडिशन प्रोसीजर प्रकाशित हुई। इसमें उन्होंने बराबर परमाणु क्रिस्टल और आणविक संरचना निर्धारित करने के लिए अनिवार्य रूप से एक्सरे विश्लेषण यानी एनालिसिस का इस्तेमाल किया। लेकिन उनकी ये एक्सरे विधि केवल तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ और परमाणु के बीच अंतराल के बारे में ही मजबूती से काम करती थी। X-ray crystallographer does is first of all take the substance that they're interested in and make a very, very pure sample of it. And if you make something pure enough, it will then crystallize. What we mean by crystallizing is that the molecules have arranged themselves in a completely orderly way in 3 dimensions. So once you've got your crystal, you then put it in front of an X-ray beam, fire the X-ray through it, and you surround the crystal. So you put your photographic film around it, and the X-ray goes into the crystal, is diffracted by atoms in the crystal, and comes off in all directions in such a way that some of the waves reinforce one another, and when they hit the photographic film, they make a bright spot. You end up with this pattern on your photograph of spots of different brightnesses in different positions. इजाबेला ने इस प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए अपने पति की डायरेक्ट मेथड थ्योरी का उपयोग किया। डायरेक्ट मेथड्स के लिए उनके पति को 1985 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज भी दिया गया। और यही विधि इजाबेला के लिए भी कामयाबी लाई। इस विधि से रासायनिक और जैव चिकित्सा विश्लेषण के क्षेत्र में गति और सटीकता की बढ़ोतरी हुई। साथ ही ये विधि आज सभी आधुनिक एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का आधार बनी हुई है। इसमें कंप्यूटरीकृत कार्यक्रम भी शामिल है, जिसे दुनिया भर में उपयोग किया जाता है। 3 आयामी मॉडलिंग की क्रांतिकारी प्रक्रिया से इजाबेला ने कई महत्वपूर्ण अणुओं की सैकड़ों संरचनाओं को स्पष्ट किया। जटिल कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के बारे में लिखने वाली वो सबसे पहली शोधकर्ता थी। इन पदार्थों में स्टेरॉइड्स, एल्कलॉइड्स, टॉक्सिन्स, आयनोफोर्स और विशेषतः पेप्टाइड्स शामिल हैं। अणुओं की संरचना के एक पैटर्न के साथ जैविक और सिंथेटिक रसायन के शोधकर्ताओं को आगे बढ़ने के लिए अधिक गति और विश्वास मिला। इन तकनीकों ने नए दवा उत्पादों और संश्लेषित सामग्री के विकास में बड़ी भूमिका निभाई। 2009 में वो सेवानिवृत्त हुईं। उन्हें रिटायरमेंट के दौरान डिपार्टमेंट ऑफ द नेवी डिस्टिंग्विश्ड सिविलियन सर्विस अवार्ड दिया गया। हमारी ओर से उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं। कुछ लोग होते हैं जो अपना नहीं बल्कि दूसरों के पागलपन का खामियाजा भुगतते हैं, और उनमें से भी चंद लोग होते हैं जो दूसरों के द्वारा गिराए जाने के बाद भी फिर से खड़े होते हैं और लड़ते हैं। हमारी अगली शख्सियत इसी का उदाहरण है। वो दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी थी जब उनको किसी पागल ने जख्मी कर दिया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और सिर्फ 2 साल के अंदर कोर्ट पर वापसी कर ग्रैंड स्लैम तक जीत डाला। टेनिस जगत का वो जाना माना नाम है मोनिका सेलिस। मोनिका सेलिस का जन्म 2 दिसंबर 1973 को नोवी साड, यूगोस्लाविया में हुआ। उनके पिता कैरोल सेलिस ने ही उनकी टेनिस से पहली मुलाकात करवाई। बाद में वो उनके कोच भी रहे। मोनिका को ये खेल पसंद आया और जब वो 8 साल की हुई तो अपने देश में जूनियर टेनिस प्लेयर में नंबर 1 बन गई।
मोनिका एक कदम और बढ़ी और 9 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला टूर्नामेंट जीता। उनकी सफलता ने देश के बाहर भी कदम रखे और 13 साल की उम्र में वो दुनिया की शीर्ष जूनियर टेनिस प्लेयर बन गईं। इसके बाद 3 साल बाद मोनिका ने स्टेफी ग्राफ को हराकर फ्रेंच ओपन जीता। मात्र 16 साल की उम्र में ये कारनामा करने वाली वो दुनिया की सबसे युवा खिलाड़ी थी। 14,000 people on their feet as one, applauding the champion yet again. उनकी कामयाबी का सफर आगे भी जारी रहा और 17 साल की उम्र में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बन गईं। शिखर पर पहुंचने के बाद मोनिका ने सफलता को बनाए रखा और 1993 तक शीर्ष पर बनी रहीं। सफलता की इस ऊंचाई में उनके साथ हादसा हुआ जिससे उन्हें बड़े समय तक लड़ना पड़ा। स्टेफी ग्राफ के प्रशंसक ने जर्मनी में एक मैच के दौरान उनकी पीठ में छुरा घोंप दिया। इस हादसे से वो चोटिल हुईं और उन्हें इससे उबरने में 2 साल लग गए। So I was just sitting down and leaning forward, and that's when I suddenly just said, I felt a sharp pain in my back, and I looked back and I saw a person, having his hand and a knife, and then, oh my, this guy put a knife in my back. It's chaos. I don't know what's happening. I see security guards holding a person down. लेकिन उनका जज्बा बहुत बड़ा था और इसी जज्बे के साथ वो फिर से अपनी राह पर लौट आईं। Am I going to come back to the level that I've been? I don't think any of us know, but I have full confidence in myself, and I just think if I work hard, I will be whatever I want. I mean, I try to look at this that it's going to make me stronger in every sense. 1995 में मोनिका ने कोर्ट पर वापसी की और अगले साल यानी 1996 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता। ये जीत एक प्लेयर की जीत के साथ एक जज्बे की जीत भी थी जो इतनी बड़ी घटना के बाद भी नहीं झुका। Left this tournament in 1993 with unbelievable memories, and the hardest thing for me, the time that I couldn't play, was not being able to defend my title here, and it's just great to be back. इसके बाद उनके पिता की मौत और फुट इंजरी के कारण मोनिका खेल को पहले जैसा समर्पण नहीं दे पाई। उन्होंने अपना आखिरी मैच 2003 में खेला और 2008 में उन्होंने आधिकारिक संन्यास ले लिया, लेकिन अपने संन्यास लेने तक वो 9 ग्रैंड स्लैम जीत चुकी थीं। साथ ही 53 टाइटल्स भी उनके नाम पर थे। 2009 में उन्हें इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। I would like to thank the Tennis Hall of Fame for what a wonderful job they have done in preparing this event, congratulating my fellow inductees, and what an amazing group all of us are joining here today. As a little girl growing up in my former hometown of Novi Sad, I could only dream that maybe one day I would be inducted into the Tennis Hall of Fame. I still have a hard time believing it, that it is actually here. And that I'm in the Hall of Fame amongst all the other great tennis stars. संन्यास के बाद भी उनका टेनिस को लेकर प्यार जारी रहा और वो टीचिंग के जरिए टेनिस की बारीकियां नई पीढ़ी को सिखाती रहीं। उन्होंने किताब भी लिखी जिसे उन्होंने नाम दिया गेटिंग अ ग्रिप ऑन माई बॉडी, माई माइंड, माई सेल्फ। ये किताब 2009 में प्रकाशित हुई। टेनिस के अलावा उन्हें जानवरों से भी बहुत लगाव है। वो भारी मात्रा में जानवरों के लिए चैरिटी करती हैं। हमारी ओर से उन्हें जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। शो में हमारी आज की आखिरी शख्सियत ने छोटे पर्दे को रंगीन करने में बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने सबसे पहले कलर टेलीविजन को विकसित किया। वो अमेरिकन इंजीनियर थे। टीवी में तो वो बदलाव लाए ही, साथ ही रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री में भी उनकी वजह से क्रांति आ गई। उनका नाम है पीटर कार्ल गोल्डमार्क। 1936 में गोल्डमार्क ने कोलंबिया ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम या CBS लैबोरेटरीज को ज्वाइन किया, जहां उन्होंने कलर टेलीविजन को विकसित करने पर काम किया और 4 साल बाद 1940 में कलर टीवी का पहला प्रदर्शन किया।
उन्होंने लगातार इसे विकसित किया और 1950 में फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ने उन्हें रंगीन टेलीविजन के वाणिज्यिक उपयोग की इजाजत भी दे दी। सीबीएस प्रयोगशालाओं में ही गोल्डमार्क ने एलपी रिकॉर्ड को पेश किया। ये दिखने में काफी छोटा था। सीबीएस ने उनकी काबिलियत को पहचाना और गोल्डमार्क को संस्था का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। इस समय उन्होंने स्कैनिंग सिस्टम का विकास किया, जिसे 1966 में फोटोग्राफ्स भेजने के लिए यानी कि रिले करने के लिए यूएस लूनर ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट में उपयोग किया गया। इस उपकरण ने 23,08,000 मील से चांद से धरती पर तस्वीरें भेजी। ये बहुत अद्भुत कार्य था। गोल्डमार्क ने ही आगे चलकर इलेक्ट्रॉनिक वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम को विकसित किया, जो बिना छेद की प्लास्टिक फिल्म के उपयोग से चलता था। इससे रिकॉर्ड फिल्म टेलीविजन में ब्लैक एंड व्हाइट और रंगीन दोनों तरह से देखी जा सकती थी। 65 साल की उम्र में वो सीबीएस लेबोरेटरी से सेवानिवृत्त हो गए और 1971 में उन्होंने गोल्डमार्क कम्युनिकेशंस के नाम से अपनी कंपनी की शुरुआत की। यहां उन्होंने टेलीकॉन्फ्रेंसिंग और रिमोट मेडिकल कंसल्टेशंस पर रिसर्च भी की, जिससे वो ग्रामीण क्षेत्रों में मदद कर सके। सोसाइटी ऑफ मोशन पिक्चर एंड टेलीविजन इंजीनियर्स ने उन्हें डेविड सारनॉफ मेडल से सम्मानित किया। उनकी इनोवेशंस के महत्व को बताते हुए इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने उन्हें IRI मेडल दिया। 22 नवंबर 1977 को सरकार ने उन्हें नेशनल मेडल ऑफ साइंस दिया। शिक्षा, मनोरंजन, संस्कृति और मानव सेवा के लिए विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान को सराहते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने गोल्डमार्क को यह अवार्ड दिया। 1977 के दिसंबर माह में न्यूयॉर्क में एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने अपने काम से टीवी को तो बेहतर किया ही, साथ ही अन्य दूरसंचार माध्यमों को भी बेहतर बनाया। हमारी टीम की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। अब अपने दोस्त संदीप भट्ट को दीजिए आज के एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने की अनुमति। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको, मुट्ठी में मेरी है आसमान। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,